चल बेटा बोल, एक वर्ड में केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करो। उस एक वर्ड को अच्छे से पकड़ लो बेटा, पूरे चैप्टर में इसी वर्ड पे गेम खेलने वाले। एक वर्ड में केमिकल बॉन्ड को अगर डिफाइन करने को कहा जाए, क्या लगता है, बोलो क्या होगा? रीजन अगर पूछेंगे तो वो होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। अगर केमिकल बॉन्ड को बेटा एक वर्ड में डिफाइन करना है तो एक वर्ड क्या है बेटा, सुन लो, बात करते हैं। यहां देखो, केमिकल बॉन्ड को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना तो एक वर्ड है बेटा वो एक। पूरा पूरा खेल इसी पे चलने वाला है। अब ये बताओ कौन सा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो बांध के रखेगा दो या दो से ज्यादा एटम्स को या एक सिंगल यूनिट के तौर पे, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड। यहां तक का बात समझिए, एकदम बेसिक है। बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स यहां पर है। अच्छा, फोर्स से याद आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा वैसे दूसरे तरीके से पूछते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कभी पढ़े बेटा? कितने तरह का होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? बात करो। अरे गधेड़ी पूछ रहे बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का। क्या क्या होता है? सुन लो, एक बहुत बेसिक सा नॉलेज है जो आप लोग मिस कर रहे हैं बेटा। सुनो, आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरह का होता है? तो जवाब सुन लो, आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 तरह का होता है। कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बेटा ये दोनों फोर्स, ये तीनों फोर्स ऐसा है जो बिना कांटेक्ट में काम करता है। अदरवाइज बाकी फोर्स अगर आप ले लो, पुश पुल, इन सब में आपको कांटेक्ट में, बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। ये तीनों नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ना सिर्फ नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है बेटा, तीनों एक ही लॉ को फॉलो करता है। कभी ध्यान दिए इस बात पे? तीनों का ही फॉर्मूला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। मास है तो m1 m2, चार्ज है तो q1 q2, है ना? बाय तीनों में एक ही फॉर्मूला होता है। फॉलो, बात समझ में आया? तीनों एक जैसा फॉलो करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? किडनी तोड़ देंगे मार्केट में। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है गदी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन तीनों में, और सबसे वीक? अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोलना। देखो बेटा सुनो, यही गलती है, कोशिश करने से डरती है। अगर हम डांट दी तो इसका मतलब तुम कोशिश नहीं करोगे, तब फिर हम डांटना छोड़ देंगे बेटा। मेरा हक बनता है डांटने का, हम तो डांट सकते हैं, और आपका कोशिश करना, ये आपका हक बनता है। कोशिश करते रहो, गलत होगा होगा। आप लोग हमेशा बोले बेटा गलती से मत डरना, लेकिन तुम लोग पता नहीं किस बात से डरता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और ये दोनों का नॉलेज हम लोग इस चैप्टर में कई बार जरूरत पड़ेगा। होल्ड पे रख, इसको याद में रखना, ठीक है ना? तो बात करते हैं फोर्स। अब देखो यहां क्या बात करने जा रहे हैं, कारण क्यों बनता है। हाँ, अब अगर तुमसे सवाल पूछते बेटा कि एक वर्ड में कारण बताओ, तो जवाब होगा स्टेबिलिटी। एक वर्ड में केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन फोर्स है, और एक वर्ड में उसका रीजन क्या है, और वो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे हासिल करेंगे, है ना? जो भी एलिमेंट है वो अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस को ऑक्युपाई करने का कोशिश करेगा। दूसरा तरीका पढ़ो तो, और याद रखना बॉन्ड बनाने के टाइम पे एनर्जी सिस्टम का घटेगा, यानी कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इन शॉर्ट व्हाट इज द रीजन, एक वर्ड में स्टेबिलिटी। बॉन्ड तभी बनेगा जब, और केमिस्ट्री में पहले भी बोल दी बेटा, केमिस्ट्री में कोई भी चीज तभी होगा, केमिस्ट्री में क्यों, नेचर में हर जगह पे कोई भी चीज तभी होगा। आज आप लोग यहां बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ को स्टेबल करने के चक्कर में कि भाई अब आगे चल करके लाइफ स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए बेटा। आओ, क्या बात की है, क्या होता है? अब अगला कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, कब बॉन्ड बनेगा? 2 पॉइंट याद रखना बेटा। पहला तो ये याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, आइए समझाते हैं। यहां देखो, यहां देखो, मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है बेटा, और ये उसका इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ बॉन्ड बनाने के लिए दोनों नजदीक आएगा कि दूर जाएगा? बात करो, नजदीक आएगा। और बेटा अगर नजदीक आएगा तो देखो क्या क्या होगा, बोल, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इन दोनों के बीच में, बोलते जाए इन दोनों के बीच में, है ना? इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि जब 2 एटम अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, तो मल्टीपल अट्रैक्टिव फोर्स, मल्टीपल रिपल्सिव फोर्स एक साथ काम कर रहा है। अब लॉजिकली सोचो किस फोर्स को बड़ा होना का बॉन्ड बनाने, जाहिर सी बात है ना, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा नहीं होगा तो वो तो दूर हो जाएगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अगला सवाल,
बॉन्ड बनाने के लिए हम ध्यान से सोच के बताना, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम को नजदीक आना होगा, बहुत नजदीक आना होगा कि दूर जाना होगा? सोच के बताओ। अरे गलत, तुम लोग का यही दिक्कत है यार। नजदीक आना होगा कि बहुत नजदीक आना होगा कि दूर जाना होगा, तब बॉन्ड अच्छे से बनेगा। अच्छा दूर तो कैंसिल हो गया, नजदीक और बहुत नजदीक, नियर और नियरेस्ट। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या आता है कि नजदीक पे बॉन्ड अच्छे से बनेगा, मतलब नियर में अच्छे से बनेगा कि नियरेस्ट में अच्छे से बनेगा। उससे पहले एक और बात कर ले, यहां देखो, यहां देखो। तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए? अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन। दूसरा पॉइंट देख क्या बता रहा है? जाहिर थर्मोडायनेमिकली गिव्स एनर्जी जो है वो नहीं होगा, तो फिर आपका वो फेवरेबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? ये डायग्राम देख तो समझ में आ रहा है? ये रहा दो एटम, है ना? क्या हो रहा है? इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। जो भी आपको डायग्राम समझाए, कई तरह का फोर्स काम करेगा, लेकिन बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना बेटा। ये डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? यहां बता सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। आप में से कौन बेटा बताएगा व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? वेरी गुड, जोर से बोल बेटा। बॉन्ड लेंथ। याद रखना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ का ही दूसरा नाम है, या बॉन्ड लेंथ उसका दूसरा नाम हुआ। ठीक है? दो न्यूक्लियस का दूरी को, जब बॉन्ड बनेगा दो न्यूक्लियस का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डायग्राम को ध्यान से देख, यहां पर देखो, ये आ गया ना सवाल कि बॉन्ड कब अच्छे तरीके से बनेगा? बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा नजदीक है कि नजदीक में? ये देख, ये ग्राफ से समझ में आएगा। देखो यहां पर अगर आप ग्राफ पे ध्यान दोगे तो ग्राफ किसके वर्सेस किसका बनाया गया? बात करो रे। एनर्जी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो है ना? अब यहां बताओ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं? है ना? ग्राफ पढ़ने आता है तो बोलो। तो अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इस तरफ आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी, नीचे जाएंगे तो एनर्जी। यही होगा ना ग्राफ का मतलब? अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे करके इसको हम नजदीक लाने का कोशिश। अब इन दोनों को नजदीक लाएंगे तो बोल आपका ग्राफ किधर भागेगा? लेफ्ट में भागोगे क्या राइट में भागोगे? अगर आप इन दोनों को नजदीक लाओगे, इधर आओगे ना, तो देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे इन दोनों को नजदीक लाओगे ना, देखो एनर्जी इसका नजदीक नजदीक नजदीक, एनर्जी क्या हुआ? घट के यहाँ। आप लेकिन नजदीक लाना छोड़े नहीं, लिए जा रहे बहुत ज्यादा। जैसे ही नजदीक लाए एनर्जी अचानक से बढ़ गया। इसका मतलब बहुत ज्यादा नजदीक, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो दोनों न्यूक्लियस एकदम पास पास में आ जाएगा, और जब दोनों न्यूक्लियस आपस में पास आ जाएगा तो एक झटके में रिपल्शन होगा, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए ऑप्टिमम डिस्टेंस चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए? ऑप्टिमम डिस्टेंस चाहिए, और वही ऑप्टिमम डिस्टेंस क्या तय करेगा? बॉन्ड लेंथ। देखो इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे, इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है? सबसे मिनिमम है, तो जहां पर एनर्जी सबसे मिनिमम होगा बॉन्ड वही बनेगा। आया बात समझ में? ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप यहां पे नजदीक आओगे एनर्जी घट रहा है। क्यों नजदीक आ रहे? तो क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन यहां आने के बाद अगर उसको आप और नजदीक लाए तब उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने सामने आ जाएगा, नतीजा उसका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया बेटा? ये ग्राफ क्लियर है? आगे बढ़े, है ना? नहीं आएगा? देखो उसी टाइम में बात कर लो बेटा, यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग दिक्कत क्या करते हैं मालूम है? वो कहावत है ना कि रामायण खत्म हो गया, पूछे सीता कौन है, राम को, तो पूरा कहानी वहीं पे पूछ ले कहानी। चलो अभी तक सिर्फ तीन बात किए, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, दूसरा बात किए फेवर कंडीशन क्या है, और तीसरा कब बनेगा। अब आइए बात करते हैं बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। कितने तरह का बॉन्ड हमारे पास है? बोलो जो जानते हैं बात करना है यार। मेरा क्लास में बोलते हैं ना बात करना है बेटा, बोल जो जानते हैं। 10 तरह का बॉन्ड है, 20 तरह का बॉन्ड है, जितना बॉन्ड जानते हैं बोल। कितना तरह का बॉन्ड है? 3। चलो एक 3 बोला, 4, 3। आइए देखते क्या जवाब है। बॉन्ड हमारे पास 2 तरह का है, ध्यान से सुनना। एक लैंग्वेज पे ध्यान दो, और एक होना भी चाहिए। शुरू में पहले ही बोल दिए थे कि बॉन्ड क्या होता है? विच बाइंड्स 2 और मोर, या बॉन्ड या तो 2 एटम के बीच में बनेगा बेटा, या 2
अगर दो एटम के बीच में बना तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया? इंटर एटॉमिक। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच बना तो, यहां तक समझ में आया? तो बॉन्ड हमारे पास कितने तरह का है? दो तरह का, इंटर एटॉमिक और, अब आगे सुन, इंटर एटॉमिक बॉन्ड हमेशा प्राइमरी बॉन्ड होगा और ये सेकेंडरी होगा। इसका मतलब बताओ। जाहिर सी बात है, जब दो एटम आपस में रिएक्ट बॉन्ड बनाएगा तो वो मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ना जाकर वो इधर बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाने से पहले उसको इंटर एटॉमिक से गुजरना होगा। अगला बात याद रखना, आप आगे चलकर ऐसा कई क्वेश्चन मिलेगा जहां से सवाल पूछा जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन वीक बॉन्ड है। याद रखना, जो इंटर एटॉमिक वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और वो हमेशा वीक होगा। समझ में आया बेटा यहां तक? अब हमारे पास इंटर एटॉमिक, लॉजिक से समझने तो बात आएगा। आप अपने एलिमेंट को दो हिस्से में बांट दो, दो एटम को दो हिस्से में बांट दो, मेटल नॉन मेटल। अब बताओ, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। आयनिक है ना? और अगर नॉन मेटल के बीच में बना, कोवैलेंट। और अगर मेटल मेटल के बीच में बना, आइए बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर आपके पास नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, और अगर बेटा मेटल मेटल के बीच में बन रहा है, तो यहां पर तीन तरह का बॉन्ड हो गया। इंटर एटॉमिक में तीन होगा, मेटल मेटल के बीच में बना तो मेटालिक, नॉन मेटल के बीच में बना तो कोवैलेंट, और मेटल नॉन मेटल के बीच में बना तो आयनिक। समझ में आया? यहां आ जा, दो तरह का मिलेगा। क्या क्या है? ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, ठीक है ना? इन लोगों के कंपैरिजन में ये दोनों बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। क्लियर यहां पर? चलिए तो देखिए, एक सवाल पूछे, इस वक्त आपके पास 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। इस 5 बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है? बोलो बोलो, टेल। आयनिक रे गधेड़े। क्योंकि आयनिक में कैसे बॉन्ड बनता है? बचपन में पढ़े थे ना नर्सरी में, कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कटायन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव अनायन बनाएगा, और कटायन अनायन पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स काम करेगा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आयनिक बॉन्ड आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे बेटा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये इंट्रोडक्शन था, समझ में आया? तो हमारे पास बॉन्ड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक एक करके बॉन्ड पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड पढ़ने वाले हम लोग? आयनिक। लेकिन आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले एक मजेदार चीज आपको बता दें। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को निपटा पाए, क्योंकि बेटा केमिकल बॉन्ड कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है? अगर हम ये मान के चले कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे खड़े हैं और आपको हीरो लेवल तक पहुंचाना है बेटा, तो मेरे हिसाब से, मेरे नजर में 40 घंटा लग जाएगा इसको समझाने में, 20 क्लास लग जाएगा। इतना कुछ है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। मेरे लिए पढ़ाना भी पॉसिबल है 40, क्योंकि 40 घंटा बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि आप पास आउट बैच है बेटा, तो पास आउट का मतलब कुछ तो टच करके आए होंगे ना। ऐसा भी तो नहीं बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे और उसी हिसाब से कुछ जानकारी दे रहे। सुन लो, मान लो हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि अगर 40 घंटा हम लोग इसमें खर्च करते हैं पढ़ने में बेटा, तो समझ लीजिए बेटा 40 घंटे में ये अकेला 30 घंटा खाएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग का टाइम कहां लगने वाला है? कोवैलेंट में। एक और सवाल, इस वक्त आपके पास जितना भी बॉन्ड दिख रहा है, इन सब बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड सीडो बॉन्ड है? फॉल्स बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड ट्रू बॉन्ड है? तो जवाब सुन लो, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड इज ट्रू बॉन्ड, बाकी सब फॉल्स है। तभी तो इतना टाइम लगने वाला इसको पढ़ने में। अब भाई कोवैलेंट बॉन्ड ट्रू बॉन्ड क्यों है? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड मिलेगा बेटा जिसके पास बॉन्ड पे सारा बॉन्ड पैरामीटर मिलेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री का बात होगा, बाकी पे नहीं होगा, ठीक है? ये ट्रू बॉन्ड है, बाकी सबका सब फॉल्स बॉन्ड है, ठीक है यहां तक? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम, एक और नाम। अब एक और सवाल आपके लिए, आयनिक बॉन्ड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? बात करो, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? कुछ लॉजिक, कुछ लैंग्वेज पकड़ा दे रहे, पकड़ के रख, तो आपको चैप्टर समझने में इजी होगा। बॉन्ड के मामले में जब भी पोलर या नॉन पोलर की बात हो, जब पोलर की बात हो, तो सिंपली ऐसे याद रखना, वो जिसका दो पोल होगा। और कौन सा पोल होगा? एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा। जैसे यहां देखो, बोलो NaCl आयनिक होता है या कोवैलेंट होता है? आयनिक होता है। HCl आयनिक होता है या कोवैलेंट होता है? बोला। अबे गधेड़ा, यहां बॉन्ड बना के दिखा दिया, कोवैलेंट का सिंबल दे रहे, फिर भी पूछता है। मैंने इंडिया का मैप देके पूछे इंडिया का, तुम बेटा खोजने बैठ गए इंडिया का। अरे तो दे दिया बॉन्ड, है ना? बोलेगा फिर से, इस बॉन्ड का नाम बताओ।
ये किस बॉन्ड का सिंबल है? आयनिक। ये किस बॉन्ड का सिंबल है? ये किस बॉन्ड का सिंबल है? ये किस बॉन्ड का सिंबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। 4 बेसिक बॉन्ड तो पकड़ के चलना, ठीक है। वापस से सुन, अगला बोलिए आयनिक है या कोवैलेंट है? अब ऐसा सवाल मिलेगा आपके इस चैप्टर में, भरा हुआ मिलेगा, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। इसी सवाल को डायपोल एंगल में पूछा जाएगा, कई तरीके से पूछा जाएगा। बोल बेटा NaCl पोलर या नॉन पोलर? याद रखना, अगर कंपाउंड आयनिक है वो पैदाइशी पोलर है, बाय बर्थ पोलर है वो, ठीक है। क्यों? उसमें हमेशा आपको प्लस माइनस मिलेगा। अब बोलो क्या ये पोलर, ये तो कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, और ये आयनिक है, और आयनिक है तो पोलर है, दोनों कोवैलेंट है। कौन पोलर कौन नॉन पोलर? ये कौन? डेल्टा माइनस, और इस पे भी 2 पोल आ गया, इसका मतलब ये पोलर है। क्या इस पे 2 पोल आया? नहीं, तो ये क्या है? आ गया बेटा बात समझे? पोलर नॉन पोलर का लैंग्वेज समझ में आया? तो जब भी पोलर की बात करेंगे इसी नजरिए से आप देखोगे कि 2 पोल होना चाहिए, और अगर वो आयनिक है बेटा तो आंख बंद करके बोलेगा बिंदास की वो पोलर है। क्लियर है? विच इज मोर पोलर? आयनिक इज मोर पोलर। क्यों? देख, यहाँ कंप्लीट चार्ज डेवलप होता है बेटा, और यहाँ पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब ये लड़का हमको थोड़ा एक्टिव दिख रहा है, गुड। तेरा एनर्जी कहाँ चला गया? चाय पिएगा थोड़ा सा? नहीं, इसको मालूम है सर तो पिलाएंगे नहीं इसलिए भाई ना हो। अब बात सुन, आइए बात करते हैं कैसे बनता है। और देख, बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा इसके बाद, हम बेसिक से बात करते हैं। हमारे पास क्या, मान लो ये मेटल है, अब मेटल का काम नॉन मेटल भी ले लेते हैं, इसी 2 के बीच में बनेगा। अब ये बता, मेटल का काम क्या? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके क्या बनाएगा? कटायन बना दिया। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या बनाएगा? आनायन। अब बन गया कटायन आनायन, इन दोनों के बीच में क्या काम करेगा? इस फोर्स का नाम बताओ, इस फोर्स का नाम बताओ। आप लोग जब आंसर बोलेंगे अचानक से फीलिंग आएगा, सर अब पानी का बोतल वाला ढक्कन दीजिए, डूब के मरने का मन कर रहा है। 2 मिनट पहले उल्टा सवाल पूछे थे, बॉन्ड का दूसरा नाम बताओ, तो जवाब था फोर्स। अभी पूछा इस फोर्स का नाम बताओ, तो जवाब यही होगा। ठीक है, समझे? क्यों है ये? इसी का नाम है ना आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बेटा? समझ में? एकदम सिंपल सी बात है। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब आपके पास मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कटायन बनाएगा, आनायन बनाएंगे। तो आप नर्सरी से पढ़ते हुए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है ना। उसी पे तो गाना बैठ के बनाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने का कोशिश की, कुछ गाना बन गया कुछ। एनीवे, आगे सुन, ये याद रखना, आयनिक बॉन्ड एज वेल एज व्हाट डू यू मीन बाय नॉन डायरेक्शनल? इसका मतलब उसमें कभी भी बॉन्ड एंगल नहीं होगा, है ना। नॉन डायरेक्शनल का उसमें बॉन्ड एंगल, और जब बॉन्ड एंगल नहीं होगा तो उसका कोई ज्योमेट्री नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में ना बॉन्ड एंगल होगा ना ज्योमेट्री होगा। समझ में आया? एक और टर्म पे बात करेंगे, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी। बोलो क्या कहता है इलेक्ट्रोवैलेंसी? याद रखना, इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ और नहीं बेटा, वैलेंसी का ही दूसरा नाम है, वैलेंसी का ही दूसरा नाम है। बस वो अगर आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे what is the valency of oxygen, normal simple language आंसर दे, valency of oxygen बोल -2। गलत जवाब। वंस अगेन ट्राई करो। तुम लोग बोलते हैं ना बेटा हर बॉल को गूगली मतलब, सिंपल पे खेलो ना। बोलो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? अब -2 होगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाने गया है। बात समझ में आ रहा है? साइन का भी अपना एक मतलब है, तो नॉर्मली 2 कहलाएगा। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? 1। लेकिन अगर पूछेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन? -1। बात समझ में आया? ठीक है, तो जो मेटल होगा बेटा वो प्लस में दिखाएगा वैलेंसी, जो नॉन मेटल में होगा वो, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना लूज करेगा उतना प्लस में हम दिखाएंगे, जितना गेन करेगा उतना माइनस में दिखाएंगे। लेकिन ये अनोखा कोई नया चीज नहीं बेटा, वैलेंसी का ही दूसरा नाम है। आप सोचो ना, नॉर्मली आपको सोडियम का वैलेंसी क्या पढ़ाया गया? 1। और यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है बेटा? +1। मैग्नीशियम का +2। आया बात समझ में? ठीक है। ओए यहां पर आपको क्या बताएं? आयनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन दिए। अब जो चीज बताने जा रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पे जाना होगा, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में जाना होगा, कुछ चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, और एंड में जाकर के उसका एक निचोड़ निकालेंगे, वही आपका अल्टीमेट रिजल्ट होगा। ठीक है, समझना अच्छे से। अब देखो हम लोग कहां जा रहे हैं। इस वक्त आपको एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये है। अच्छा, कंसेप्ट छोड़ो, उससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं।
आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े हैं, पढ़े तो बस इतना बता दे इन दोनों में कौन एक्सोथर्मिक होता है कौन एंडोथर्मिक होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ, पहला एंडो और एक्सो। चलिए बात करते हैं। चूंकि आप लोगों को बेटा पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, जितना जरूरत है उतना टच करवा रहे, ध्यान से सुनना। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ने बैठना, जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट पढ़ने बैठना, पहला क्राइटेरिया एटम का फिजिकल स्टेट गैस होना चाहिए। ये एकदम दिमाग में फिट कर ले। अगर एटम का फिजिकल स्टेट गैस नहीं है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन वहां काम नहीं करेगा। अब देखो सिंपल सी बात करो, अगर इस एटम को हम लोग एनर्जी देते हैं तो बदले में ही आपको इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल। और अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो बदले में आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, एकदम सिंपल। जानते हो कौन सा, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, गाना है ना। ठीक है, वही गाना हम बनाने का कोशिश करते, बन गया कुछ और। जो गाना सुना ना आज बनाए, वो एआई से बनाया बेटा वो गाना, लेकिन अच्छा लगा, गाना खराब नहीं था, ठीक ठाक बन गया है। ठीक है, तब आगे सोचे 2-4 गाना लिख ही डाले पीरियोडिक केमिस्ट्री के ऊपर। एनीवे, तो एकदम आपका जो एटम है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी पे बिलीव करेगा। आप एनर्जी दोगे तो बदले में आपको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो बदले में आपको। अब आपके लिए सवाल, जिस एनर्जी को देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी, और जिस पे इलेक्ट्रॉन देने पे एनर्जी बाहर चले जाए उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात आया समझ में? ठीक है, अब बताओ कि यहां एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग दिए कि निकाले, एक्सो ना एंडो, तो ये पार्ट आपका एंडो होगा। और अगर एंडो होगा तो इसका एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर? आइए यहां पर फिर क्या होगा बेटा, एक्सो होगा और इसका साइन नेगेटिव होगा। यहां तक ओके है? साथ में यह भी याद रखना कि इस पूरे रिएक्शन, इस पूरे प्रोसेस में जो रिजल्ट बनेगा वो कटायन होगा और जो रिजल्ट बनेगा वो अनायन होगा। यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इन्हें आयनाइजेशन एनर्जी किसके साथ डील करने वाला है भाई? अपने को अभी कटायन अनायन बनाना है, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। उससे पहले कटायन अनायन में जो जो एनर्जी इन्वॉल्व उसकी बात कर ले। तो कटायन बनाने के लिए कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है? आयनाइजेशन एनर्जी। अनायन बनाने के लिए कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? चलिए अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जवाब दो, बोलो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर है गधेड़े। यह सिंपल से सवाल है, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साइज का क्या रिलेशन है? बोलो, इनवर्स। ये हाँ, 2 मिनट का ब्रेक तुम लोग का, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। आज थोड़ा सा समझेगा भाई, एक रनिंग वीडियो में तुम चल रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, अरे तो हमको उसमें मौका तो दे कम से कम उसका, क्या हम उसको एक जगह पे लाकर रोके, हड़बड़ा के फिर रुकेगा कैसे होगा? हमको एक मौका दो, हम कहाँ किस फ्लो में, हमको कहाँ रुकना होगा, समझना होगा ना। चलिए पकड़ो। सुनो, चलिए इस पे बात करते हैं। साइज ऑफ एटम, 2 चीज बताने जा रही है, अच्छे से सुन ले, समझ ले, फिर इस पे बात करते हैं। सबका जरूरत पड़ेगा, यहां ध्यान से सुनो, लॉजिक से समझना बेटा। और यहां पर एक गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ भी सुन लो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में और आयनाइजेशन एनर्जी के मामले में सारा का सारा मामला एक दूसरे का ऑपोजिट चलता है, और सही बात भी, चलता भी है। जैसे याद करो, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर बोल, ये था। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में क्या था बेटा, फर्स्ट, सेकेंड,
है ना, थर्ड, ये है आपका। आया बात समझ में? लेकिन अब ऐसे समझो, ये देखो, ये एक एटम है, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये एक और एटम है, ये न्यूक्लियस है, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ। आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लॉजिकली सोचो, किसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको लगे सिर्फ पहले वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का दूरी कम है, इसका अंदर जो पुल है वो मजबूत है, यानी आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही है ना? तो बोल इसका साइज छोटा हुआ या बड़ा, और आयनेशन एनर्जी रिलेशन इनवर्स। आया बात समझ में? तो आयनेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स। ठीक है, अगली बात बता रहे, सुनो, आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रहे, नोट करते वक्त नोट करवा देंगे बेटा, इस मामले में याद रखना, ease of addition of electron directly proportional to EA। बोल इसका क्या मतलब बताए? यहां तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, जितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा। इस पॉलिसी को फॉलो करोगे तुम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहां पे आने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा, घट रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, सब फॉलो कर सकते हो। देखो बताते दोबारा बताने, जरा ध्यान से सुनना रे। ये न्यूक्लियस है, ये लास्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये लास्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है, यही है ना मामला? ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है। क्या लगता है आसानी से किस में आएगा और क्यों? फर्स्ट वाले में, क्योंकि अब फिर से एक मामला आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होने की वजह से एक अंदर से उसको पुल मिल रहा है ना? तो अंदर से पुल मिल रहा है इसको, तो बोल यहां आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा? इस वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुआ या कम, और साइज क्या है, रिलेशन, और आयनेशन एनर्जी के साथ रिलेशन। यही एक मामला जहां दोनों सेम रूल फॉलो करेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और चीज समझाते, सुनो। आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादातर प्रॉब्लम आपको दो चीज से सॉल्व होगा, एक साइज से और एक स्टेबिलिटी से। ठीक है, एक साइज से और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही होगा, साइज से और स्टेबिलिटी से। और इन दोनों में याद रखना, स्टेबिलिटी डोमिनेंट फैक्टर होगा। मतलब अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन है कि प्रॉब्लम को साइज से सॉल्व करे कि स्टेबिलिटी से, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? स्टेबिलिटी से। याद है ये क्वेश्चन, देखो तो शायद याद पड़ जाए। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? घटता है, इसका मतलब आयनेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी रूल से आप पीरियड 2 को अगर सॉल्व करोगे तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यही होता है ना? तो बोल बेटा ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, और ये गलत है, मालूम है, पढ़े गलत है ना? सही क्या होगा बोल? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहां पर ड्यू टू स्टेबिलिटी, यहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर को डोमिनेट कर दिया गया। तो याद रखना, आयनेशन एनर्जी का मामला हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मामला हो, साइज के साथ दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अब आते स्टेबिलिटी के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, क्या लगता है? जवाब दो तो। आयनेशन एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? चलिए देखते और समझते हैं। ये तो समझ में आ गया, दिमाग में बैठा के रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ और आयनेशन एनर्जी के साथ साइज का क्या रिलेशन है। बात क्लियर है यहां तक? अब आइए स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। सुनो, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते, कहानी सुन लो। सुनो, केमिस्ट्री में कभी भी एनर्जी को समझना हो, मेरे नजर के हिसाब से हम एनर्जी को हमेशा इसके साथ कंपेयर करते हैं। देख लो, इजिएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 1-1.5 घंटे से क्या बाकी वो समझ में नहीं आया तुम लोग को? उंगली को 2 बार हिला दिए, पूरा बात समझ लिया, है ना? इजिएस्ट लैंग्वेज, तो इसी लैंग्वेज पे बात करते, जल्दी समझ में आएगा। मान लो मेरे से और नियॉन, सपोज ये नियॉन है, मेरे से और नियॉन से बातचीत चल रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, नियॉन को जाके बोले, नियॉन भाई ये लो एनर्जी, ये लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन दो। लैंग्वेज समझ में आ रहा? मतलब हम किस एनर्जी की बात करें यहाँ? आयनेशन एनर्जी। ठीक है ना? तो जाकर के बोले, नियॉन भाई ये लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन दो। नियॉन बोलेगा ना, नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? मेरा लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल होकर के बैठे हुए, बिंदास लाइफ चल रहा है, नहीं देना है। फिर बोले, नियॉन भाई थोड़ा सा और दो ना। बोले नहीं देंगे। बोले नियॉन भाई थोड़ा और। अब उसको हम क्या करें? ऑफर पे ऑफर
एक ऐसा मोमेंट आएगा जब उसका भी ये चीज ही ऐसा है बेटा। मान लो बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई मोमेंट में आप भी टूटोगे इस मामले में, तो वो भी टूटा। तब नियॉन बोला ठीक है देंगे, इतना नहीं चाहिए, इतना सारा चाहिए, दो तो देंगे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नियॉन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कम एनर्जी पे राजी हुआ कि ज्यादा एनर्जी पे? यानी एनर्जी के स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन बना? डायरेक्टली, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी। यही वजह है ना बेरिलियम को उठा के हम लोग आगे कर देते थे, यही वजह था ना नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबल उठा करके आगे कर दिए। आया बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब आइए यही खेल को रिवर्स करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ समझते हैं। अब फिर से गए हम लोग किसके पास? नियॉन के पास। इस बार नियॉन को क्या देने वाले हैं और लेने वाले क्या? पहला काम तो यही टफ हो गया, किसी से निकलवाना। बात समझ आ रही है ना? किसी से पैसा निकलवाना काम तो यही टफ हो गया है। एनीवे, अब अच्छा उससे पहले एक और सवाल, ये सवाल हर बैच से पूछते हैं, आप लोग इसे पूछते हैं, क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट मेहमान रहने को आता है तो आप उसको रहने के लिए अपने घर के आसपास या घर के अंदर या घर के ऊपर एक नया घर बनाएंगे और साथ में उसको पैसा भी देंगे, लो रहो? बोलो कौन है आप में से तैयार कि आपके घर पे गेस्ट आया, आप अपने गेस्ट को रखने के लिए अपने घर के छत पे एक और घर बना दिए और साथ में उसको पैसा भी दे रहे कि लो रहो? कोई तो हाँ बोल। रे हम कितने साल से बैग पैक करके रेडी की, कोई हाँ बोला? बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाएंगे उसके घर, ठीक है, इससे अच्छा ऑफर क्या होगा? क्या आप तैयार है? नहीं है ना? वापस समझ, यही खेल यहां समझ। अब देख जाकर के नियॉन को बोले, नियॉन भाई ये लो इलेक्ट्रॉन और अपने को पैसा दो। अब नियॉन का रिप्लाई बोला, माथा खा रहा, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो रखेंगे कहां? मेरा तो ऑर्बिट कंप्लीट है, यानी कि इसको हमको एक नया ऑर्बिट पे रखना होगा। नया ऑर्बिट का मतलब नया घर बना के रखना होगा और साथ में तुमको पैसा भी देंगे। आप तैयार है? नियॉन भी तैयार नहीं है। बात समझ में आया? तो बोल क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा? और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। अभी क्या सिखाते हैं? जितना ज्यादा इजीली ऐड होगा उतना ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, और अगर ऐड होने में मुश्किल हुआ, यही वजह था कि जनरल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैस जीरो। जनरल लैंग्वेज में क्यों? क्योंकि भाई लॉजिक से समझा, इलेक्ट्रॉन को तो लेन देन ही नहीं हुआ, फिर तो जब लेन देन नहीं होता एनर्जी का वैल्यू जीरो माना जाएगा। आया बात समझ में? तो बोल नियॉन का स्टेबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, मतलब कम। रिलेशन क्या हुआ? इनवर्स। तो स्टेबिलिटी के साथ आयनेशन एनर्जी का रिलेशन, इसके साथ देखो उल्टा हो गया ना, इन दोनों का सारा रिलेशन आपको उल्टा मिलेगा, एक जगह सीधा मिलेगा, उसको पकड़ के रखना। कौन है वो? आइए फिर से बात करते। चल इस सवाल का जवाब दे, करेक्ट आंसर बोल, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, बोल बेटा। सी डी। क्लियर? वहां बोलेगा ए होगा। और क्लियर है? ये बात को ध्यान पे पकड़ कर रखना, क्योंकि अभी ये सारा टर्म्स हम लोग को आगे जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक। अभी आपको बेटा थोड़ी देर के लिए पीरियोडिक टेबल पे लेके गए थे, वापस लेकर के आते, चलिए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं। आओ समझते हैं, समझाते क्या हो रहा है। बॉर्न हेबर साइकिल बेटा अगर ये समझेंगे तो यहां से हम लोग को ये समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या था? सिर्फ दो, अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा क्या था? डेल्टा जी नेगेटिव। वो एक जनरल था। आप सिर्फ आयनिक बॉन्ड पे बात करने जा रहे, उससे पहले ये समझते हैं। यहां देखो एक एक पार्ट बाई पार्ट को समझते हैं। ये देखिए आपके पास Na सॉलिड है, Cl2 गैस है, और आपको NaCl क्या बनाना है बेटा? सॉलिड बनाना है। ये मामला आपके पास, ठीक है। अब Na को अगर NaCl में, मतलब आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो Na किस फॉर्म में चाहिए? Na प्लस चाहिए कि Na माइनस चाहिए? Na प्लस। और आपको Na से Na प्लस बनाना, तो इसके अंदर एनर्जी देंगे कि निकालेंगे? चलो छोड़ो छोड़ो, यहां से समझाते, ऐसे समझाते, दोबारा से यहां लिख करके बात करते। यहां देखो आपके पास Na सॉलिड है और Cl2 गैस है, समझना बेटा, ठीक है। और आपको बनाना क्या है? आयनिक बॉन्ड बनाना Na और Cl के बीच में। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। आइए इसको, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा आपको। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी देंगे कि निकालेंगे? कौन सा एनर्जी?
आयनाइजेशन एनर्जी, आप इसमें आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो भी Na+ नहीं बनेगा, बोलो क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी से पहले आपको उसका फिजिकल स्टेट, यानी सबसे पहले आपको सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में लाना होगा, ठीक है? और सोडियम गैस में अगर आपको लाना है बेटा, इसके लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा सब्लिमेशन एनर्जी। प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन होगा ना, ठीक है? अब ये बताओ सब्लिमेशन एनर्जी एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? लॉजिक लगाओ, आपको एक सॉलिड दिया, बोले गैस बनाओ, तो सॉलिड को गैस बनाने के लिए क्या करेगा? एनर्जी देगा कि खींचेगा? देंगे ना बेटा। तो एक्सो एंडो साइन प्लस। अब ये हमारा क्या बन चुका है? Na गैस। अब Na गैस में फिर क्या करेंगे बेटा? अब आयनाइजेशन एनर्जी देंगे कि निकालेंगे? प्लस, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्या बन गया? Na+ गैस बन गया। क्लियर यहां तक? चलिए, Na+ बना चुके हैं, अब हम लोग को Cl- चाहिए। यहां तो ऑलरेडी गैस है, तो ये Cl- देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि एटम होना चाहिए इसका फिजिकल स्टेट गैस। पिछली बार एटम था लेकिन फिजिकल स्टेट सॉलिड, इस बार गैस है लेकिन एटम नहीं, वो मॉलिक्यूल है। मतलब आपके पास क्या ऐसा कुछ मामला है ना, तो एटम चाहिए तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो फिर से एनर्जी देंगे, उस एनर्जी का नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? अब बोलिए एनर्जी देंगे कि निकालेंगे? देंगे, तो दे दिया बेटा। क्लियर? अब क्या होगा? टूट करके ये मिलेगा। याद रखना, सुनो, sublimation energy also known as sublimation enthalpy, ionization energy also known as ionization enthalpy, bond dissociation enthalpy, और एंथैल्पी के हिसाब से एक्सो एंडो उसी हिसाब से साइन तय कर रहे हैं ना बेटा। आप में से कौन बताएगा जब एंथैल्पी का कोई भी चीज का कैलकुलेशन वैल्यू तय होता है वो पर मोल पे तय होता है, 1 मोल पे। यहां पर आपको कितना मोल मिला बेटा? इसलिए आपको चाहिए कितना? 2 चाहिए कि 1 चाहिए? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हाफ लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं। आया बात समझ में? ठीक है ना, क्योंकि 2 मोल के लिए इतना आएगा बीडी, 1 मोल के लिए इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें ला करके यही इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे। अब यहां से एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, उस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है। क्लियर? अब ये क्या बन गया बेटा? Cl-। क्लियर? और फिर ये दोनों आपस में मिलकर के Na+ गैस ये दोनों आपस में मिलकर के बना देगा NaCl सॉलिड। और जैसे ही 2 आयन गैसियस स्टेट में कंबाइन करके क्रिस्टल सॉलिड बनाएगा, उस वक्त एक और एनर्जी रिलीज होगा, उसका नाम लैटिस एनर्जी। अब देखो NaCl को बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कितना सारा एनर्जी का खेलचल चला, ये सारा एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर दोबारा दिखाते हैं। यहां देखो, ये डायग्राम में देखो, तो डायग्राम समझ में आ रहा है? अब कुछ काम की बात करते हैं। ये जो आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हुआ, ये जो आपके पास पूरा सिस्टम तैयार हुआ बेटा, ये पूरा का पूरा सिस्टम, और ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब इसका एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना भाई। एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। एनर्जी कम होना चाहिए। अच्छा, एनर्जी कम होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो समझना बेटा, ये देखिए पूरे सिस्टम का एंथैल्पी निकाल रहे, यानी एंथैल्पी पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए ना। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाला आंसर, ये ये तो बोल, तो पूरा ओवरऑल नेगेटिव कब आएगा? जब ये सारा का सारा वैल्यू छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, नहीं? और ये सारा का सारा वैल्यू बड़ा होगा, तभी तो होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक, देख बेटा, इतना सारा कुछ समझाने का मकसद क्या था? सुनो, पढ़ो क्या पढ़ने जा रहे हो। आयनिक बॉन्ड फेवरेबल कब होगा? तो पहला देख क्या बताया जा रहा है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये तो पूछेगा बेटा, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला जो तो पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये जो पिछले 15-20 मिनट इतना जो खेल समझाए ना बेटा, ये आखिरी 2 पॉइंट के लिए समझाए। अब समझो, इस पे टारगेट करो, बोलो ये ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? और अगर ये कम चाहिए तो साइज बोल, ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? इसका साइज, ठीक। बोल, आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन के साथ डील करेगा कि अनायन के साथ डील करेगा?
यहाँ साइज किसका होना चाहिए और यहाँ साइज किसका होना चाहिए? आया बात समझ में? तो दो लाइन का बात समझ ले, ये तेरा निचोड़ है, पहला दूसरा। इतनी देर में जो इतना कुछ समझाए आपको, बॉर्न हेबर साइकिल समझाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर, सिर्फ इस दो लाइन को लाने के लिए। ये दो लाइन क्लियर है बेटा आपके पास? तो आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल बनाने का कंडीशन, कटायन का साइज, अनायन का साइज। लेकिन आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या हुआ बेटा? बोल, बड़ा बोल दिए। देखो यहां गलती की हम, वापस आओ, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहां पर। यहां पे ये पूरा क्या होना चाहिए बेटा? बड़ा होना चाहिए, है ना? आओ, छोटा होना चाहिए, छोटा है। और जब ये छोटा होगा तो साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहां पे हम लिखने में गलती की है, ये उल्टा हो गया, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है? तो ये ऊपर की तरफ और ये, आप समझाते हैं, पढ़ इसको। टू, क्यों? क्योंकि यहां पर सीजियम प्लस बनेगा जिसका कटायन का साइज क्या है बेटा, और F माइनस बनेगा जिसका अनायन का साइज क्या है ना? तो कौन सा आंसर होगा? बस मेरे हिसाब से आंसर होगा 1। और आप लोग का दिल नहीं तोड़ेंगे, इसका आंसर 2 भी सही है। देखो लैंग्वेज का खेल है, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 2 होगा। अगर एग्जाम में पूछा ये आपका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके बात करेंगे तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि आपसे ये पूछा है कि आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा। ध्यान से सुनना, बताओ तो Li में Li प्लस बनेगा, बात करो, और I माइनस बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनाने का बेसिक क्राइटेरिया क्या? एकदम बेसिक से शुरू कर। आपको एक कटायन चाहिए, आपको एक अनायन चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। मेरे पास कटायन है, अनायन है, यकीनन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा। लेकिन वो फेवरेबल हिसाब से नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रहा? अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे कौन बेहतरीन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तब जवाब, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी पूछे कि कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो आप उसी रूल को फॉलो करके चलोगे। लेकिन सुन लो बेटा, आयनिक बॉन्ड ये भी बनाता है। अब यहां पर इसको पूरा खेल ऐसे समझाते तो बात और अच्छे से समझ में आएगा। समझना, ये पढ़। अगर कटायन छोटा हो जाए, जो कि यहां है ना लिथियम में, और अनायन बड़ा हो जाए, तो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन उसके अंदर, और इस फेनोमेना को, जिसका दूसरा नाम, समझे बात? क्लियर है बेटा? ठीक। तो कटायन अनायन का खेल तो ठीक है। नॉर्मली अगर कटायन बड़ा होता, अनायन छोटा हो, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ये भी याद रखना, ये भी बता दे आपको, बोल, क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा? बात कर, क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा? क्या ये 100% आयनिक बॉन्ड बनाएगा? बात कर, नहीं बनेगा। क्या ये 100% आयनिक बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। एक और स्टेटमेंट याद रखना, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं बेटा, हल्का सा पोलराइजेशन उसके अंदर होगा। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। ये आगे चल के धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है? लेकिन 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 ये जो भी बनेगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा। इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आप यहां पे बोले बॉन्ड आयनिक बनेगा, बिहेवियर कोवैलेंट होगा, कैरेक्टर कोवैलेंट होगा, इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए एकदम नर्सरी वाले क्लास में ले चलते हैं। अरे बेटा, नर्सरी में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड इन जनरल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? आयनिक का ज्यादा होता है ना? और इसका, किसका सॉल्बिलिटी ज्यादा होता है पानी में, इन वाटर? आयनिक का, इसका। यानी अब अगर यह सवाल पूछ ले कि इन दोनों में कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, बोल कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है? ये क्यों? क्योंकि भाई ये आयनिक कैरेक्टर पूरा फॉलो कर रहे थे, इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके पास आयनिक कैरेक्टर। इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए?
इन दोनों में किसका सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, इन दोनों में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। हाँ बोलते जा। तुम बेटा गलत जगह पे चला गया, तुम जो बोला ठीक है ना, वो हाइड्रेशन एनर्जी पे चला गया। हम लोग यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा जो इस रूल को फॉलो करेगा, ये ज्यादा होना चाहिए। और ये अगर उल्टा हो गया तो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा बेटा, लेकिन उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवैलेंट बिहेवियर आ जाएगा। उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, पोलराइजेशन के नाम से। यहां तक का बात समझ में आया बेटा आप लोग को, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी पढ़। पढ़ा, एक और नाम, एक और डेफिनेशन देख। पढ़ा, चलो इसको समझाते हैं। ये देखो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस जब दोनों आपस में मिलेगा तो बेटा क्या बनाने वाला बोल, NaCl सॉलिड, ठीक है ना। और सुन, इसका डेल्टा H करीब करीब 744 किलो जूल पर मोल पाया गया, ठीक है। और ये एनर्जी माइनस में है। क्या मतलब समझते बताओ इसका। इसका मतलब ये हुआ ना, जब दोनों आयन आपस में कंबाइन किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, तो इतना एनर्जी रिलीज किया। अब इसी को उल्टा क्या बोल सकते हैं कि जब इतना एनर्जी इसके अंदर देंगे ये टूट जाएगा अपने आयन में और गैसियस स्टेट में। बात समझा, दोनों तरफ से स्टडी हो रहा है, क्लियर यहां तक। ये इससे ज्यादा आपके लिए ये जरूरी है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। ये देख पढ़े, ये फॉर्मूला देखो तो। आइए मुलाकात करवा देते, पर आपके नीट लेवल के लिए बेटा इतना नहीं चाहिए, फिर भी जानकारी के लिए दे दे, इतना नहीं चाहिए। लास्ट में जो समरी आएगा उससे काम चलेगा। यहां देख, ये पूरा पार्ट यहां समझ। Na कौन है, फिर M कौन है, पढ़। मेडलन कांस्टेंट जो क्रिस्टल का ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला कौन है, Z प्लस कटायनिक चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो Z माइनस, और E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, जो आप जानते हैं, ठीक है ना। और नीचे कौन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। R नॉट इंटर आयनिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दो आयन का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और N यहां पर कांस्टेंट कहलाता है, R नॉट हो गया। और N जो है बेटा यहां पर बॉन्ड एक्सपोनेंट कहलाता है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका टारगेट सुन लो क्या है, आपको सिर्फ इस पर टारगेट करना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। यानी कि वैरी कौन का सिर्फ दो ही टर्म, Z प्लस Z माइनस, और इसलिए बेटा आपके लिए ये फॉर्मूला ज्यादा जरूरी हो जाएगा, Z प्लस Z माइनस बाय R, क्लियर है। अब उसके एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहां पे लिखते हैं, मान लो आपसे पूछा गया लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये प्लस माइनस है बेटा, ये प्लस माइनस है, तो बोलते इन दोनों में कटायनिक अनायनिक चार्ज, कटायनिक अनायनिक चार्ज का वैल्यू सेम है। यानी कि आप प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं करोगे, इससे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये छोटा सा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, कॉमन आयन कौन है, हटा दे उसको, बचा कौन, लिथियम और Na। बोल किसका साइज बड़ा, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी, ये आपका जवाब होगा, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल फिर से समझा रहे, एक और एग्जाम्पल देखना बेटा, एक और एग्जाम्पल देखना। यहां देखो MgO, MgCl2 और NaCl, ठीक है। MgO में Mg का चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज, MgCl2 में Mg का चार्ज, क्लोरीन का चार्ज -1, क्लोरीन का -1 होगा ना, और इसका चार्ज, इसका चार्ज, तो बोल किस रूल से सॉल्व करेंगे, Z प्लस, बोल यहां पर Z प्लस माइनस का वैल्यू 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 4, यहां पर
यहां पर, तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, है ना, तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ये आपका ऑर्डर आएगा। आया समझ में? बहुत बेसिक सवाल पूछेगा बेटा, हाईफाई सवाल नहीं पूछने वाले, एकदम बेसिक सा। बस याद रखना प्रॉब्लम को आपको दो ही तरीके से सॉल्व करना है। पहले आप चार्ज देखो, चार्ज अगर सेम मिल गया तो आर से सॉल्व करेंगे, चार्ज अगर डिफरेंट मिला तो चार्ज से सॉल्व करेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। नोट करवाते वक्त ये लिखा देंगे। तो कई बार यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपको क्या पता करना है, लैटिस एनर्जी पता करना। क्लियर यहां तक? तो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को देख रहे हैं हाथ में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले फजांस रूल। अच्छा हाँ, एक और लैंग्वेज देख लो यहाँ पर, ये लैंग्वेज समझ में आए बेटा? लैटिस एनर्जी ऑफ बाई बाई इज ग्रेटर देन यूनी बाई इज ग्रेटर देन यूनी यूनी। नहीं समझे? हाँ देखो, यही वाला एग्जाम्पल तो अभी आपको हम पढ़ाए थे। एमजीओ बाई बाई, इसका भी टू, इसका भी टू, एम बाय बाय MgCl2, ये बाई है, ये यूनी है, तो बाई यूनी है, यूनी बाई कहो। और ये NaCl, ये लैंग्वेज समझ में आई? कई जगह पे आपको ये लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा। अब ये मतलब समझ में आ गया? ठीक है। तो बाई बाई का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, उससे कम यूनी बाई, सबसे कम यूनी यूनी का। ठीक है यहां तक? तो अभी तक की यहीं पर बेटा आप लोग जो नोट करना नोट कर लो, फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं पोलराइजेशन। ठीक है। आज बेटा हम लोग आयनिक बॉन्ड खत्म कर लेंगे, आयनिक बॉन्ड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम लोग एंट्री कहां लेने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर यहां तक? पॉज कर लेगा। ठीक है ऑन। तो सुनो, अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पोलराइजेशन। अब आइए पोलराइजेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोलराइजेशन होता क्या, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कब होगा पोलराइजेशन, जब कटायन का साइज, बोलो बोलो, छोटा होगा और अनायन का साइज बड़ा होगा, है ना। अब पोलराइजेशन का एक और मतलब याद रखना, पढ़ो ये, चेंज, चार्ज नहीं है बेटा, चेंज है, चेंज। ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें कैरेक्टर क्या होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इसी पे पूरा खेल अब चलने वाला है। इस वक्त बेटा भी हम लोग पूरा चीज को फिर से समझेंगे, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन का बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं। बेसिक पार्ट दिमाग में रखना कि पोलराइजेशन तभी होगा जब कटायन का साइज और अनायन का साइज बड़ा होगा, यही है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली में पोलराइजेशन में होता क्या है, वो समझेंगे। और वो समझने के बाद आपको एक सूता, एक धागा देंगे, वो एक धागा खींचेगा बेटा, पोलराइजेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब बनता चला जाएगा। पोलराइजेशन से बेटा 4 ही क्वेश्चन पूछेगा। एक, किसका पोलराइजेशन ज्यादा या कम हो रहा है, दूसरा किसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम या ज्यादा, तीसरा किसका आयनिक कैरेक्टर कम या ज्यादा, चौथा किसका सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा। और ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक पकड़ेंगे खींचेंगे बेटा, सारा का सारा चले आएगा, है ना। यहां देखो होता क्या, पहले समझो, कंसेप्ट समझो। ये देखो, ये बेटा मान लो कटायन, एक छोटा सा कटायन है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां लिख दिए। ठीक है। और आपके पास ये अनायन है, बड़ा सा अनायन है, ये इसका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिए। अब ये जो आपका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बोलते इस इलेक्ट्रॉन का जो पकड़ न्यूक्लियस के साथ है वो कमजोर है कि मजबूत है, कमजोर है। नतीजा क्या होगा, जो सामने पॉजिटिव है वो उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा, आयन का शेप अब ऐसा हो गया, ये पोलराइज्ड आयन कहलाएगा। ठीक है। और होता क्या, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि यहां पर एक्चुअली में याद करो, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़े थे, ऑर्बिट बेटा टर्म है कि ऑर्बिटल बेटा टर्म है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना झुकेगा, जितना खींचा जाएगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, दैट्स ऑल। और यही जो चीज आप पढ़े, इसी का नाम फजांस रूल। इसी को फजांस रूल में अप्लाई करो, काम बन जाएगा आराम से। ठीक है। तो जितना ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, पोलराइजेशन उतना। और ये कब होगा, अनायन का साइज जितना बड़ा होगा ये उतना दूरी बढ़ेगा, और ये जितना दूरी बढ़ेगा बेटा उतना कमजोर होगा, उतना ज्यादा खींचेगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, कटायन छोटा होने, उसके रिस्पेक्ट में कटायन छोटा होने का मतलब क्या, और इसके रिस्पेक्ट में कटायन छोटा है। ठीक है, उसी का उल्टा मीनिंग हो गया। अब ये बताओ, अगर कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दे तो बोलते ये खिंचाव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना, जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा यहां तक?
चलिए एक बार दोबारा बात करते हैं, पढ़ो इसको। ये डायग्राम देखो तो समझ में आ रहा कहाँ गया बेटा, है ना। ये कटायन है, ये अनायन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिया बेटा। ठीक है, ये देखो ये पोलराइजेशन नहीं हुआ है। अगर आयन का साइज ऐसा है तो इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आयन का साइज ऐसा हो जाए तो पोलराइजेशन हुआ है। बात समझ में आया बेटा? ये लैंग्वेज पढ़कर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? ठीक, क्या बताया, इंक्लाइनेशन ऑफ वूम क्या करेगा, डिक्रीजेस कर देगा ओवरऑल चार्ज डेंसिटी ऑफ जो आयनिक बॉन्ड्स का चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, सारा इधर खींचा चला जाएगा। इंक्रीजेस व्हाट, इसी को पोलराइजेशन कहेंगे। क्लियर है? देख तो बात समझ में आ रहा है सबको। अब यहां से पॉइंट पकड़ना, इसको समझना। देखो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी कहां, ये भी ध्यान रखना है। जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सवाल उठेगा कि सॉल्वेंट में आपके पास सॉल्वेंट दो तरह का होगा, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। अब समझो, बोल तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो मतलब पोलर कैरेक्टर कम हो रहा है ना। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है। यही बात थोड़ी देर पहले समझाए थे ना। आयनिक कैरेक्टर के साथ किसको आप रिलेट करोगे, पोलर को, और कोवैलेंट कैरेक्टर को किसके साथ रिलेट करोगे, नॉन पोलर को। बात समझ में आ रहा? अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे सॉल्युबिलिटी बोलता है और कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता है तो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे। कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर, पानी। और पानी पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। तो देख तो आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो पोलर कैरेक्टर घटेगा, तो पोलर कैरेक्टर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। समझ में आया बात? क्लियर है यहां तक? चलिए आइए देख इस डायग्राम को, देख फिर से समझ। बोल Na प्लस Mg2 प्लस से, और सबका सब सेम आयन है। Na प्लस पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन को देख हल्का सा खींचा है ना, Mg2 प्लस। तो कहां पोलराइजेशन ज्यादा हुआ बेटा? क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब उधर समझ, चार्ज को सेम कर दिए। अब अनायन का साइज को वेरी करवा रहे, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का और बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है। जितना बड़ा अनायन का साइज होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आया? ठीक, अब आइए इसी को हम लोग पढ़ते दोबारा से। फजांसुल पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर 4 फैक्टर होता है बेटा। 4 में से 3 अभी आप पढ़ चुके हैं। देखो तो पहला समझ में आया बताना, 4 में से 3 आप पढ़ चुके हैं। बंद कर इसको, बंद। बात करो, क्लियर है ना। जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। बोलो इसमें कॉमन कौन है, पकड़, सॉल्व करने का तरीका बता रहे, कैसे सॉल्व। एल हटाओ, तो क्या बचता है, F माइनस Cl माइनस। यानी आपका क्वेश्चन किस पे आ गया, अनायन पे। यहां तो बोल करके करवा, एग्जाम में तो बोलेगा नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे कि क्वेश्चन को आपको अनायन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है कि कटायन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो क्या करना है बेटा, जो कॉमन उसको हटा देना। तो कॉमन हटा तो बोल क्या बचता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस। वो लेफ्ट टू राइट किसका साइज बढ़ा, यानी पोलराइजेशन, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी चेक कर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, चलिए अगला रूल पे बात करते हैं। देखो तो यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन। ठीक, इस एग्जांपल को पकड़ो। बोलो कॉमन कौन है, हटाओ, तो क्या बचता है, Li प्लस Na प्लस K प्लस। तो वो लेफ्ट टू राइट कटायन का साइज यानी कि पोलराइजेशन घटेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर घट, है ना। तो फिर से लेफ्ट टू राइट पोलराइजेशन घटेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी चेक करो। समझ आया बेटा आप लोग को? अगला पार्ट फिर से देखो, किसके ऊपर, कटायन का चार्ज। अब इस एग्जांपल को पकड़ो, कॉमन को हटाओ, तो कॉमन हटाने पे क्या बोलता है, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Si। तो वो लेफ्ट टू राइट कटायन का चार्ज, तो पोलराइजेशन, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी। क्लियर बेटा यहां तक? अब आइए इसको समझते हैं। अगर कटायन के अंदर में सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाए तो उसके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगा कंपेयर टू वो कटायन जिसके पास क्या होगा, inert configuration. Now the question arises, what is the meaning of pseudo inert configuration and inert configuration? जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, उसका नाम
और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन उसका नाम सीडो इनर्ट। आइए समझाते हैं। यहां देखो कटायन की बात कर रहे हैं। देखो आपके पास दो दिया CuCl और एक दे दिया NaCl। कॉमन कौन है? हटा दो तो क्या बचा? प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। अच्छा पूरा लिख देते, छोड़ो पूरा लिखते, बोलो यहां लिखते 1s2 बोलते जा बेटा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 यही होता है ना। तो Cu प्लस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर गया बेटा? 4s का चला गया तो बचा क्या? 3d10। अब लास्ट ऑर्बिट कौन है? थर्ड ऑर्बिट है ना। ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिन 2 6 10। आया बात समझ में? किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन मिला? यहां पर Cu के पास, और यहां पर इसके पास इनर्ट मिला। तो बोल इन दोनों में किसके पास ज्यादा पोलराइजेशन होगा? मिलो आंसर चेक करो। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? एक और एग्जांपल समझ में आ रहा है? देखो तो ये समझ में आया तो 2 8 18 हो। एक और देखो यहां पर ZnCl2 का मतलब क्या होगा? Zn2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 30। लिख दे कि यही आएगा। आएगा? चेक करो। अरे भाई आपका जिंक का क्या होता था? 4s2 3d10। तो 2 प्लस का मतलब 4s इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो 18 बचा कि नहीं बचा? तो जिंक के पास 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा लास्ट ऑर्बिट में। और बात कौन कर रहा है? कैल्शियम Ca2 प्लस। बोलो इसके पास कितना मिलेगा? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 2 प्लस का मतलब 2 गया, बचा कितना? 18। तो 18 को क्या लिखेगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया आपका 18। लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 8। यानी कैल्शियम के पास लास्ट ऑर्बिट में क्या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है? इसके पास सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कौन ज्यादा पोलराइजेशन होगा? ZnCl2। आया बात समझ में? आपके लिए सवाल, ZnCl2 CaCl2 पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? बोलो। CaCl2। भाई ZnCl2 के पास पोलराइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसका मतलब इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका सॉल्युबिलिटी समझ में आ रहा है? एकदम एक आपको एक पॉइंट दिया, इसको खींचो और वो कौन है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को खींचोगे, पीछे पीछे कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, सबका सब चले आएगा। बात समझ में आया बेटा यहां तक? आइए कुछ और बात करते हैं। पोलराइजेशन डिक्रीजेस और पोलराइजेबिलिटी ऑफ। कटायन के लिए पोलराइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और अनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना? तो बोलते लेफ्ट राइट बात करते, बोलो ना, यही से समझो ना, यहां से समझना बेटा। बोल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब अनायन है। ये टॉप टू बॉटम का मामला है। तो बोल टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, यानी कि साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो देखो तो क्या बताया जा रहा है? पोलराइजेशन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आया बात समझ में? अब ये कुछ फैक्टर्स को अच्छे से समझ लो। भले ही आपके सिलेबस से एस ब्लॉक हटा दिया गया, पी ब्लॉक कम कर दिया गया है, लेकिन बेटा ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ मिलेगा। देखो सारा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। सल्फाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल। चलिए इसको समझते हैं, पोलराइजेशन से समझते। बोलो MgO MgS यही है ना बेटा? कॉमन कौन है? हटा दो तो बोलो क्या बचता है? ऑक्सीजन 2 माइनस सल्फर 2 माइनस। यानी प्रॉब्लम हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं? अनायन का साइज से। बोल किस अनायन का साइज बड़ा है? और अनायन का साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन तो कौन सा? तो इस तरह बोल पोलराइजेशन क्या हुआ? बढ़ेगा। बाकी पकड़ना शुरू करते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी। तो किसका सॉल्युबिलिटी कम हुआ? पर यही तो कहा गया सल्फाइड्स आर लेस सॉल्युबल। आया बात समझ में? अगला लाइन पढ़ देखो क्या कहता है। लिथियम का सॉल्ट बेरिलियम का सॉल्ट क्या है? क्यों? लिथियम कटायन बनाएगा, बेरिलियम कटायन बनाएगा। बोलिए ये लोग छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। लिथियम बड़ा होता है, छोटा ना। तो लिथियम का साइज छोटा। बेटा अपने अपने ग्रुप में पकड़ो ना। ग्रुप 1 का पहला मेंबर कौन है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम है ना पहला, छोटा साइज है। बेरिलियम का साइज ग्रुप 2 में छोटा है। तो बोला अगर कटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा और किसमें कम सॉल्युबल होगा? फिर तुम्हारा भाव चढ़ गया। रिलेट कर पा रहा है बेटा? कुछ नहीं रिलेट कर रहा है। एक एक खेल है बेटा, वो पकड़ो, सारा का सारा चले आ रहा है। अगला बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ whom? AlX3
ये क्वेश्चन अभी भी करा है। AlF3 से कहां तक Li3, यही क्वेश्चन तो किया था। क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रहा है। बात आया समझ में। और इसको पढ़ो, बताओ दी किस किस कहां से क्वेश्चन बनता है, ये किस ग्रुप का हो रहा है पढ़ाई। ग्रुप 13 पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको मिलेगा AlCl3 कोवैलेंट है या आयनिक है। अगर AlCl3 को पानी में डाल दिया जाए बेटा तो उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, आयनिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां जाने के बाद Al3+ और Cl3- दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा तो कटायन और आयन आमने सामने है, तो एक दूसरे का पोलराइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर पोलराइज करता तो कौन सा कैरेक्टर आता, और अगर नहीं किया तो कौन सा कैरेक्टर, तो वही तो कहा जा रहा है आयनिक। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए, पोलराइजेशन। ठीक है, अगले क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, ये कंप्लीट कर लो। तो आज हम लोग क्या कंप्लीट के लिए बेटा, आयनिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक, चलो।